हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस टेबल क्लास में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का एक हाफली पेपर। 70 नंबर का पूरा पेपर है। ये सभी के एग्जाम चल रहे हैं हाफली के, तो इस पेपर को सिर्फ करके ले जाइए और 70 में 70 नंबर लियो, 70 में से 65 नंबर लियो, 70 में से 66 नंबर लियो। और ये पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, 70 नंबर का पेपर है। और देखो किस तरह से पूरा पेपर हमने तैयार किया है भाई, कि सब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और सबका इनका हम सॉल्यूशन भी कराएंगे। सबका हम इनका इस तरह से, जो भी पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इक्वेशन दी गई हैं, सबका हम सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। आइए, टाइम नहीं गवाएंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम आपका पेपर। और पेपर है हमारा भाई, सबसे पहले पेपर है, सभी को ये चीज पता होगी कि पहला पोर्शन हमारा होता है एमसीक्यू का। हमें 4 विकल्प आते हैं, उसमें से करेक्ट एक लिखना होता है। और केमिस्ट्री में 6 नंबर के विकल्प आएंगे और ये नंबर 6 में से 6 तुम्हें सभी को पक्के करने हैं। जैसे कि पहला विकल्प क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणु संख्या गुणधर्म उसे कहते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता। पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता। पहला दिया है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव निर्भर ही नहीं करता अणुओं की संख्या पर। नहीं, केमिस्ट्री का टॉपिक भी ये, केमिस्ट्री का टॉपिक भी नहीं है। दूसरा भी परासरण दाब, परासरण दाब बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले चैप्टर में, पी से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला भी आता है इसका, पीवीएम बराबर डब्ल्यूएसटी, आदर्श गैस समीकरण। और आगे क्या दिया, प्रकाशिक घूर्णन, प्रकाशिक घूर्णन, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और श्यानता भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बचा भाई, हमारा करेक्ट ऑप्शन बचा है परासरण दाब, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। अच्छा, इस विकल्प की जगह ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ये विकल्प भी पेपर में आएगा, तो उसके अंदर ऑप्शन तुम्हें मिलेगा पृष्ठ तनाव का, उस पर करेक्ट लगाओगे। और विकल्प इस चैप्टर से ये भी आ सकता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता याद रखेंगे 55.56। किसकी मोलरता है, शुद्ध जल की, शुद्ध जल की मोलरता होती इतनी। आज तुम्हारे में 70 में 70 नंबर पक्के करा के जाऊंगा। इस पेपर को तैयार कर लियो, इस पेपर से बाहर कुछ जाएगा नहीं, चाहे हाफली पेपर हो या फिर हम सिलेबस जो लेकर आए, हाफली एग्जाम के हिसाब से सिलेबस लिया है। और जितने यहाँ पर जिस चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए, यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला विकल्प क्या है। अगला विकल्प में बोला 1 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहल पोटास अभिक्रिया करके देता है, यानी कि 1 क्लोरोब्यूटेन जो है वो एल्कोहलीय पोटास से क्रिया करता है भाई, एल्कोहलीय पोटास से क्रिया करेगा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हमने अगर आईयूपीएससी अच्छे से पढ़ी तो 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला बना लेंगे। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा, ब्यूट के लिए आती है भाई 4C, ब्यूट के लिए 4C। तो 4C हमने बना ली, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और इन्होंने बोला है यहाँ पर भाई 1 क्लोरो, अगर इधर से काउंटिंग करी तो इधर Cl लगाओगे, अगर काउंटिंग तुम लोगों ने इधर से करी है तो इधर Cl लगाएंगे। अब H लगा के वैलेंसी पूरी करेंगे, 3 और 1 4 हो गई। इस टाइम इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर कितने H आएंगे भाई, 2 H आएंगे। और यहाँ पर भी कितने H आएंगे, यहाँ पर भी भाई 2 H आएंगे, यहाँ पर भी 2 H आएंगे। अब इन्होंने ये बोला है ये क्रिया करता एल्कोहलीय पोटास से, पोटास क्या होगा भाई, KOH। अब बनागा क्या हमको वो बताना भाई, याद रखेंगे अगर ये एल्कोहल की जगह ये होता जलीय, तो सिंपली बहुत सिंपल सी इक्वेशन आती, अगर जलीय होता यहां से Cl हटता और OH आके लग जाता। लेकिन एल्कोहलीय पोटास हो या एल्कोहलीय कास्टिक सोडा हो, ये एल्कीन देते हैं, और एल्कीन उन्हें कहते हैं जिसके अंदर हम डबल बॉन्ड हो। तो इसमें से एल्कीन वाला कौन सा होगा, एल्कीन यानी जिसमें ईन आए, ईन आता है डबल बॉन्ड के लिए। अब वो होगा कैसे, यहां से एक निकल जाएगा KCl, OH क्या काम करेगा, एक यहां से OH और एक यहां से ले जाएगा भाई H को। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन, अब बचा क्या, यहां से रह गया भाई KCl और यहां से एक H गया, तो यहाँ का OH क्या हो जाएगा, ये H2O। अब देख लो क्या नाम आया इसका, ब्यूटीन, पहला C, दूसरा C, तीसरा C, चौथा C, 4C के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड पहले पे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन 1। हटा पढ़ लो एकदम, कौन से में ब्यूटीन 1, तो क्या लिखा, पहले के अंदर दे रखा है ब्यूटीन 1।
याद रखेंगे जब भी अल्कोहल या पोटास से क्रिया आएगी या अल्कोहल या कास्टिक सोडा से हेलो एल्केन क्रिया कर रहे होंगे तो एल्कीन बनते हैं। ये दो विकल्प हुए भाई हमारे, 2 नंबर पक्के, 6 के 6 नंबर पक्के करा के जाऊंगा। देखो परिशुद्ध स्पिरिट में अल्कोहल होता है, यानी परिशुद्ध स्पिरिट से हम कितना अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके अंदर अल्कोहल होता है 95.5%। कुछ विकल्प याद भी करने। अगला दिया है 3 धात्विक धनायन। 3 धात्विक धनायन के मान दे रखे हैं भाई, एक्स का मान दिया है, देखो एक्स का मान कितना दे रखा, प्लस के 0.52 वोल्ट। दूसरा क्या दे रखा, वाई दिया है भाई एक, वाई की वैल्यू दे रखी माइनस के 3.03 वोल्ट। और एक क्या दिया भाई, एक दिया हुआ है जेड, और जेड वाले की वैल्यू दी है 1.18 वोल्ट। अब पूछा क्या है, संबंधित धातुओं के अपचयन विभव क्षमता का क्रम बताना। अपचयन विभव जो जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा अपचयित विभव होगा, और सबसे अधिक माइनस में अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे अधिक माइनस में कौन है, ये वाला पहले पे ये आएगा, और उससे कम माइनस में कौन है, दूसरे पे ये आएगा, और सबसे कम यानी प्लस में कौन है, जो इनके बाद है ये पहले नंबर पर आएगा। देख लो फर्स्ट कौन बन गया है, वाई, सेकंड कौन बन गया है भाई, ये जेड था भाई, ये जेड था, जेड, और थर्ड कौन बन गया है भाई, ये एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें भी कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। याद रखेंगे अगर हमसे अपचयन क्षमता पूछेगा तो जो सबसे अधिक माइनस में होगा वो सबसे ज्यादा अपचयित होगा, फिर ऐसे ही क्रम बढ़ता चला जाएगा। अगर हमसे ऑक्सीकारक क्षमता पूछता, जो सबसे अधिक प्लस में होगा वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। इसी तरह से हमारे 4 विकल्प पक्के हुए भाई। आगे देखते हैं, पूरा पेपर है। मोलर चालकता की इकाई है, मोलर चालकता सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन से परिभाषा भी, और मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों लैम्डा एम से। फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि के इंटू 1000 अपॉन मोलर चालकता है तो हम मोलरता ली जाती है। अब मात्रक की बात आती, मात्रक इन दोनों को मिलाकर मात्रक बन जाता है। इसका किस तरह से, ओम का जो मात्रक रहता है इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मोलर चालकता है तो यहां हो जाता है भाई मोल इनवर्स। देख लो कौन सा इसमें ऑप्शन है, ओम सेंटीमीटर -2 मोल इनवर्स, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या, ओम सेंटीमीटर -2 मोल, ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा ये जरूरी ना कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स के स्थान पर याद रखेंगे ये भी हो सकता है लिखा हुआ महो, या फिर लिखा हुआ हो सकता सीमेंस, ठीक है। ये दो चीजें भी ओम इनवर्स की जगह पर लिखी आ सकती है भाई। तो हमारा 5वां विकल्प हुआ, 6 नंबर के विकल्प है। और आखिरी विकल्प क्या है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताना हमें कि मात्रक क्या होता। अच्छा वेग को शो करते आर से या फिर dx अपॉन dt से, वेग को शो करते हैं ऐसे। और मात्रक निकालने के लिए यहां आता है भाई वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को शो किया जाता है k से, वेग स्थिरांक को k से, और ये बराबर होता है वेग स्थिरांक और अभिकारक की सांद्रता। और अभिकारक की जो सांद्रता होती है, अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो डिपेंड करती है भाई कोटि पर, और कोटि को शो करते हैं n से, और ये घात होती है पावर के रूप में। अब हमें वेग स्थिरांक k निकालना, k इधर ले आएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा भाई वेग, यानी कि वेग r हो जाएगा, चाहे dx अपॉन dt लिख दो, और नीचे क्या हो जाएगा भाई सांद्रता, सांद्रता की पावर कितनी है n, याद रखो शॉर्ट में लिख दिया अभिकारक की सांद्रता। और वेग का मात्रक क्या होता है भाई कि मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता का मात्रक ये रहता। अब समय भी रहेगा तो सेकंड इनवर्स। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा तो इसका मान हो जाएगा 1, और मात्रक क्या होगा सांद्रता का, इसके लिए भी मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल, बचा क्या रह गया भाई सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड इनवर्स पहले ही वाला ऑप्शन है, 6 के 6 नंबर पक्के हुए विकल्पों के। मोल लीटर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है भाई। इस तरह से देखो पहले चैप्टर से विकल्प आएगा,
सेकंड चैप्टर से विकल्प आएगा, थर्ड से भी आएगा और सेकंड बुक से भी आ जाएगा। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी हेलो एल्केन हेलोरीन से आ सकता या फिर अल्कोहल, फिनोल और ईथर से आ सकता। 3 चैप्टर पहली बुक के तैयार करने हैं और 2 चैप्टर सेकंड बुक के तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, कहीं पर भी ऑल ओवर यूपी। आगे देखते हैं भाई, दूसरा खंड स्टार्ट होगा। पहला खंड का आएगा तो हमारा विकल्प होगा, दूसरा खंड है भाई हमारा कैक, दूसरे का कैक है, यानी 4 इसके अंदर है और ये सभी है 2-2 मार्क्स के भाई, ये सभी है 2-2 नंबर के भाई, ये सभी कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, यानी 6 नंबर वहां पक्के हुए, 8 नंबर यहां पक्के करके जाएंगे भाई। देखो पहला क्या पूछा गया, इन्होंने पूछा 7.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम जल में घुला है। विलियन की क्या पूछी हमसे भाई, विलियन की हमसे पूछी मोललता, तो हम इस न्यूमेरिकल को भाई सोल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। और क्या न्यूमेरिकल था कि 7 पॉइंट, देखो अलग से सोल्व करा रहे हैं, वहां भी पूरा पेपर लेकर आए लेकिन सॉल्यूशन कराने के लिए अलग से क्वेश्चन भी लिखे कि इस तरह से पेपर को सोल्व कर सकते हैं भाई। देखो क्या दिया था, 7.45 ग्राम कौन है, सोडियम क्लोराइड, 7.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaCl का क्या हो जाएगा भाई, भार, और भार को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से, जिसका वैल्यू दिया गया 7.45 ग्राम। अच्छा जरूरी नहीं है 7.45 ग्राम हो, कुछ और वैल्यू भी हो सकती, सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड हो सकता, और जिसमें घोला गया विलायक का भार होता है वो विलायक का भार 200 भी हो सकता है। अगर मोलरता पूछी गई तो हम उसे बोल देते हैं आयतन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों NaCl का अणु भार, और अणु भार हमसे निकालना आना चाहिए। अणु भार तब निकल पाओगे जब हमसे परमाणु भार निकालने आते होंगे। तो NaCl का अणु भार कैसे निकाल लोगे भाई, NaCl, तो Na का परमाणु भार होता है भाई 23, Cl का होता है 35.5, और जब दोनों को जोड़ोगे जुड़का आ जाएगा भाई 58.5। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अणु भार कितना आ गया 58.5। अब जिसमें घोला जाता है वो होता है भाई विलायक का भार, या फिर विलायक के भार को क्या लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार कितना दिया है भाई, विलायक का भार दे रखा कि 200 ग्राम जल में घोला गया भाई, इसमें घोला गया सोडियम क्लोराइड। हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई भाई मोललता, तो मोललता के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा कि मोललता स्मॉल m बराबर, देखो भार अगर हमें ग्राम में दिया हम 1000 लेते, और अणु भार के लिए हम यहाँ 1 पे m डैश लगा देते क्योंकि मोललता भी स्मॉल m है और अणु भार भी m होता, तो हम अणु भार वाले पे डैश लगा देते। और यहाँ क्या आता है भाई विलायक का भार, विलायक का भार वो भी काय में भाई ग्राम में, सारे मान हमारे पास आएंगे, मान लगाएंगे आंसर प्राप्त करेंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, कितना मान दिया इसका 7.45 इंटू 1000, नीचे कितना दिया हुआ 58.5 इंटू विलायक का भार कितना भाई हमारा 200 ग्राम। कैलकुलेशन कर ले जाएंगे बड़े आराम से, ऊपर 2 के बाद पॉइंट, नीचे 1 के बाद पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 3 देखो ऐसा करेंगे पॉइंट से पॉइंट कट, 1 0 चाहे यहाँ बढ़ा दो, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, इस 0 से ये वाला 0 खत्म। अब ऊपर क्या बचा 745 और 585 की 200 गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 का 0, 2 अट्ठे 16 17 और 2 पंजे 10 और 1 11, 745 को 1170 से भाग दोगे आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं भाई मोललता। ये न्यूमेरिकल 2 नंबर का था भाई, और देखिए ये न्यूमेरिकल हमने पहला सोल्व करा, 2 नंबर पक्के करे अपने, और 2 नंबर पक्के करने के बाद अब आगे बढ़ते कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बिल्कुल जो चीज यहां बता देंगे उससे अलग एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी ले लो। बस इस पेपर को तैयार कर जाइए, तुम्हारे 60 प्लस 55 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, लेकिन तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब ये मत कह देना कि सर आपने 7.45 वैल्यू लिखाई थी, वहां पर लिखा हुआ आगे 5.85, अरे वैल्यू चेंज हो सकती है, फॉर्मूला चेंज हो सकता है, मोलरता की जगह मोललता आ सकती है, ये सब इतना परिवर्तन हो सकता है, लेकिन टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो। अगला देखा वाष्प दाब अवनमन संधि, राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। राउल्ट का नियम फर्स्ट चैप्टर से, राउल्ट ने क्या बात बताई थी कि किसी विलयन का वाष्प दाब विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, आपेक्षिक अवनमन।
देखो क्या फॉर्मूला बताया था, राउल ने बताया था कि किसी विलयन का यानी पी नोट माइनस पी एस अपॉन, यह क्या था भाई, पी नोट किसके बराबर होता है, राउल ने बोला था कि विलय के मोल प्रभाज के। और विलय के मोल प्रभाज कैसे लिख सकते हैं, एन, और यहां पर भी एन, और यहां पर भाई कैपिटल एन। ये क्या हो जाएगा भाई, विलय का मोल। अब मोल, विलय के मोल और विलायक के मोलों को मिलकर बनाया जाता है विलय का मोल प्रभास। राहुल ने यह बात बताई कि किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। और इस पर आधारित राहुल ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए भाई, हमें दिए हुए, पेपर में भी आए हुए, अगर इस पेपर में होंगे तो हम बिल्कुल सोल्व करेंगे 100%। तो राउल का नियम पता लग गया हो, क्या बात बताई थी कि किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और विलय का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कौन कौन है भाई, पी नोट है। पी नोट क्या होगा भाई, पी नोट याद रखेंगे, ये होगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब की यूनिट भी लिखा हुई आ गई, MMHGI, या कुछ और आया खाली MMI। और उसके बाद PS कौन होगा भाई, PS हमारा होगा विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि राउल ने बोला किसी विलयन में उपस्थित आपेक्षिक अवनमन का वाष्प दाब विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन का क्या हो जाएगा भाई, वाष्प दाब। और याद रखेंगे इस मोल n बराबर क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल। और मोल बराबर भी याद रहना चाहिए कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार को शो करते हैं स्मॉल w से विलय है, और अणु भार को शो करेंगे स्मॉल m से। और कैपिटल N बराबर होगा भाई विलायक के मोल, विलायक के मोल। इस तरह से राउल्ट का नियम इतना लिखिए, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता। काट दे तो निकलवा लियो कॉपी कि हमारे नंबर किस बात पर काटे। तो ये क्या था भाई, राउल्ट का नियम था। और राउल्ट के नियम के बाद क्या दिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई ज्ञात कीजिए। तो इकाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया की बड़ी सिंपल सी बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। उसे कोई मतलब नहीं अभिकारक की सांद्रता कितनी कितनी, उस पर वो निर्भर ही नहीं करता। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया व्यंजक की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक देखते हैं, चलो निकाल के, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी निकाल के देखते हैं भाई। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बताए, इकाई ज्ञात करो या मात्रक ज्ञात करो। तो शून्य, देखो वेग आर बराबर, वेग कौन होता है भाई, आर बराबर होता है यहाँ पर के, अभी बताया था के क्या होगा, वेग स्थिरांक। और यहां पर क्या रहती है, अभिकारक की सांद्रता यहां पर रहती है भाई, अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो डिपेंड कर, उसकी पावर होती है n, डिपेंड करती है कोटि पर। n क्या है भाई, कोटि। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। अब हमें कोटि तो हमारे लिए 0, कोई मतलब ही नहीं इससे, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा k बराबर r। और नीचे सांद्रता शॉर्ट में लिख देते हैं, अभिकारक की सांद्रता तो पता ही है। और कोटि कितनी हो जाएगी इसकी भाई, 0, क्योंकि शून्य कोटि है। अब r होता है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है भाई मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। नीचे तो कुछ आ गया ना, किसी की पावर 0 तो उसका मान 1, यहाँ पर कोई डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या मात्रक बचा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अच्छा ये विकल्प फिर बता देता हूं, विकल्प में पूछा जा सकता कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या मात्रक होता है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन सोल्व हुए। फिर दे रखा है अभिक्रिया आणविकता और अभिक्रियाई कोटि में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल यूपी बोर्ड में पूछा गया। 2025, 24, 23, 22 पेपर उठा के देखें ना, एक साल के 7 सेट आते, किसी ना किसी 2 या 3 सेटों के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता। आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। आणविकता किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के संतुलित होने के बाद, जैसे अभिक्रिया लिखी हुई है भाई H2 और I2, और यहां पर बन गया है 2HI। अब हमें इसकी क्या बतानी, आणविकता। आणविकता तब बताएंगे जब अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अब पहले हम ये देखेंगे संतुलित है नहीं है ये,
देखो दो इसके आगे लगा दिया, दो दो ये दे रखे, तो जितने अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होती है आणविकता। कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? एक H, इसका आगे कुछ नहीं लगा हुआ, अगर 2 या 3 होता तो आणविकता उतनी चेंज हो जाती, और I के आगे कुछ नहीं, तो एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, आणविकता हो गई इसकी 2। और अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करती है अभिकारक की सांद्रता पर, कि अभिकारक की सांद्रता कैसी है। ये एक दूसरी बात है। आणविकता की कोटि जो एक सैद्धांतिक मान है, ये सैद्धांतिक यानी इसे निकाल सकते हैं, वो प्रयोगिक मान है एक, यानी प्रयोग द्वारा प्राप्त करते हैं कोटि को। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे भाई कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी और नहीं ऋणात्मक होगी, लेकिन कोटि भिन्न भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। एक मान ये हो जाएगा, आणविकता क्या बताती कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक कितने भाग लेते हैं, ये बताती। कोटि क्या बताती? किसी अभिक्रिया वेग की सांद्रता को प्रदर्शित करती है या फिर बताती है। ये अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होगा, चलो डिटेल में देख ले, बहुत बड़ा यूज है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भाई, बहुत बड़ा यूज। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो दिया था, इनका वैज्ञानिक का नाम था विक्टेयर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देने वाले वैज्ञानिक का नाम विक्टेयर ग्रिग्नार्ड। विक्टेयर ग्रिग्नार्ड ने ये फॉर्मूला या फिर ये जो यौगिक है ये दिया था विक्टेयर ग्रिग्नार्ड ने। चलो ग्रिग्नार्ड लिखते, ग्रिग्नार्ड ने कब दिया था ये हमें यौगिक यानी कंपाउंड जो है, विक्टेयर ग्रिग्नार्ड ने हमें दिया था भाई ये 1900 में, जिसके लिए इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज, कि इन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया। नोबेल प्राइज या पुरस्कार, क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। फॉर्मूला इन्होंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का इसका बताया कि फॉर्मूला होता है इसका RMgx। R क्या हो सकता है भाई? R हो सकता है एल्किल या फिर एरिल समूह, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है या फिर C6H5 हो सकता है। और X क्या हो सकता है? X हो सकता है भाई कोई भी हैलोजन, चाहे वो Cl हो, चाहे वो Br हो, चाहे वो I हो, चाहे वो F हो। अब हम इसके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। तो इस तरह उपयोग के लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में होता है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंदर एक एल्किल समूह और मैग्नीशियम धातु है और X क्या है? हैलोजन होता है। अब फॉर्मूला क्या बन जाए? R की जगह क्या रख सकते हो भाई? CH3 लिख लेंगे, MgSA, और X जगह क्या लिख दोगे? Cl लिख सकते हैं। तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैथिल CH3 को कहते हैं, और मैग्नीशियम Mg के लिए और Cl के लिए क्लोराइड। इस तरह से 2-3 उपयोग लिखे हुए। तुम्हारे कितने नंबर पक्के? 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, सिर्फ 2-3 उपयोग लिखने हैं इसमें। अब उसके बाद हमारा ये जितना भी 2 नंबर वाला पोर्शन था वो भी पूरा हुआ। और देखो दूसरा खंड भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। और जो तीसरा खंड आगा वो भी कितने नंबर का होगा भाई? 2 नंबर का। ये भी 2 नंबर का खंड था दूसरा, और ये भी हमारा 2 नंबर का। और लेकिन जो अगला खंड होगा चौथे से, वहां से स्टार्ट होंगे भाई 3 नंबर, और 5वें में स्टार्ट होंगे भाई 4 नंबर, और छठे 7वें होंगे हमारे दीर्घ क्वेश्चन, जिसमें छठे में 2 क्वेश्चन करने होंगे, 7वें में 2 करने होंगे, वो होंगे 5-5 नंबर। 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये अलग नहीं जाने चाहिए। अगर ये याद हो गए तुम्हारे नहीं आए तो फिर तुम्हारा पेपर भाई खराब जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ कराएंगे इससे अलग क्वेश्चन जाने की नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा? किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार प्रभावित करता है? बड़ी सिंपल सी बात है, पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया का वेग पर किसी ना किसी कारक से फर्क पड़ता। एक होगा उसमें से सबसे पहला ताप। अगर हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे, कोई रिएक्शन चल रही है, सिंपल सी बात है, 2 चीजें तुमने आपस में मिलाई और उनका तापमान बढ़ा दिया तो उत्पाद जल्दी प्राप्त होगा। जब उत्पाद जल्दी प्राप्त हो रहा तो अभिकारक के जो अणु होंगे वो जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे। जब एक आगा टक्कर सिद्धांत, जब अभिकारक के अणु बहुत बहुत जल्दी आपस में टकराएंगे तो उसमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी, उत्पाद जल्दी प्राप्त होगा और अभिक्रिया का वेग भी
बढ़ जाएगा। यानी कि अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता, कितनी बात लिख देंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर जाओगे सिर्फ एक लाइन से इससे। अगला न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। क्या बोला इन्होंने कि 7.5 ग्राम पदार्थ में 75 ग्राम पानी घोलने पर हिमांक दे रखा हमें, क्या का मान हो जाएगा ये टीएफ, डेल्टा टीएफ। और पदार्थ के अणुभार होता है भाई एम, विलय का अणुभार हमेशा पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसको भाई सोल्व करेंगे। देखो सिर्फ ये पेपर भी लेकर आए हैं और अलग से न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अलग से तुम्हें पूरी तरह से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करा दिया। वरना पेपर ही बता सकते थे कि पेपर ऐसा आ जाता, लेकिन उस पूरे पेपर में जो जितनी भी चीजें सोल्व करने की है या जैसे भी हम सोल्व करा सकते हैं, जितनी भी मेहनत से वो सोल्यूशन तुम्हें करके देंगे। आइए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा, 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम कौन है भाई, पदार्थ है। जिसका मान कम हो वो हमेशा विलय का भार होता, ये बात याद रखियो। जिसकी वैल्यू या मान ज्यादा हो वो विलायक का भार होता। और विलय के भार को शो करते हैं बच्चों, विलय के भार को शो करते हैं भाई स्मॉल डब्ल्यू से, जिसका मान दिया है 7.5 ग्राम। जिसमें घोला जाता है, अरे चीनी पानी में घोलते हो तो विलायक का भार, चीनी क्या हो जाएगी विलय और पानी क्या हो जाएगा विलायक। विलायक के भार को प्रदर्शित किया जाता कैपिटल डब्ल्यू से, जिसका मान दिया गया अभी बच्चों 75 ग्राम। दोनों मान क्लियर हुए। अब हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, यानी हिमांक बोलते हैं जिस भी तापमान पर कोई वस्तु जमनी शुरू हो जाती। पानी रखते हो फ्रीज में, क्या बन जाता, बर्फ बन जाता, यानी क्या हो गया उसका हिमांक हो गया। हिमांक फ्रीज हो गया, इंग्लिश में बोल देंगे फ्रीज या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज का काम पता ही है, ठंडा करना, किसी चीज को जमाना। तो हमें हिमांक दिया गया भाई, हिमांक को प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा टीएफ से, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 1.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात। फिर बोला पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और पदार्थ के अणुभार के बाद हमें ये स्थिरांक दिया है। स्थिरांक कौन है भाई हमारा, ये स्थिरांक है ये के। तो यानी केएफ का मान होगा, कितना मान दिया भाई 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। मात्रक इसकी जगह पर लिखा आ सकता है डिग्री सेल्सियस का केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मोलल को भी चेंज कर सकता। अब हमसे अणुभार पूछा गया भाई बच्चों, अणुभार को शो करते हैं एम से। अब अणुभार को क्या फॉर्मूला होता कि m बराबर 1000 इंटू, यहां क्या आता है, यहां था kf और यहां पर स्मॉल w। ये फॉर्मूला याद कर लेना, चाहे फाइंड कर लेंगे, फाइंड भी करना बता देंगे। सिर्फ बताना पेपर का सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर और पेपर हमसे सोल्व कराना चाहते हैं तो भी बताना, वीडियो लाइक करना और कमेंट्स करना कैसा पेपर लगा। और इसे पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर, तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे भी। देखो भी कहां आएंगे, स्टेबल क्लास पर जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद अगर वहां पर कंप्लीटली सिलेबस पढ़ना है बहुत अच्छे से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, तो वहां पर एक बैच प्रगति पर है, सक्सेस बैच। 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं डेली पीडीएफ के साथ और बहुत अच्छे लेक्चर के साथ। और सिर्फ उसका प्राइस रखा गया आप लोगों के लिए 999 रुपीज, 999 रुपए उसके लिए आपको पे करने होंगे। हम पूरी मेहनत करेंगे, आपको पूरी मेहनत करेंगे और टारगेट बनाएंगे कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमको नंबर लेकर आने हैं 90+%, 90%, 92%, 95%। और डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूपी टॉपर और स्कूल टॉपर अगर बनना तो हमसे जुड़े। और किसी भी तरह से पास होना है अच्छे से भी, कुछ वो बालक भी होते हैं जो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि हमें केवल पास हो जाए, तो वो तरीका भी आपको बताएंगे सिर्फ पास कैसे हो सकते हो। देखो हर साल यूपी बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूं, मुझे पता है किस तरह से पास होना, किस तरह से कौन बच्चा फेल हो जाता, कहां बच्चे गलतियां करते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते तो इसको डाउनलोड करें। फिलहाल हम क्या सोल्व कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का हाफली के लिए पेपर पैटर्न, जिसका हम ब्लूप्रिंट लेकर पूरा सॉल्यूशन उसका दे रहे हैं भाई। तो सारे मान हमने लगाए, हमसे अणुभार पूछा था भाई, और नीचे क्या फॉर्मूला लिख रहे थे हम,
यहाँ क्या आता है डेल्टा टीएफ यहाँ पर आता है, और एक क्या आता है कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर आता। तो इसके सारे मान लगा देंगे। फॉर्मूला चलो दोबारा भी देख सकते हैं कि फॉर्मूला था, क्योंकि हमें मान चाहिए के एफ इंटू, और यहाँ के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और नीचे क्या आता है डेल्टा टी एफ इंटू बड़ा डब्ल्यू। 1000 फॉर्मूले में है, ऐसे ही रहेगा। के एफ का मान दिया था हमको 1.86, और स्मॉल डब्ल्यू हमको दिया है भाई 7.5 ग्राम, और डेल्टा टीएफ कितना दे रखा था 1.2 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया था हमको, दिया था भाई 75 ग्राम। देखो कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म करेंगे, और 75 से 75 को कट कर देंगे भाई। 75 से 75 को जब कट करा तो उसके बाद क्या बचा, नीचे बचा 12, ऊपर कितना बचा भाई 101.86। अच्छा इसके भी पॉइंट खत्म करो और 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी कितना बचा ऊपर 18, और ये 6 है, और इसका एक जीरो गुणा करोगे 1860, नीचे कितना है भी 12। जब 12 से भाग दोगे क्या करेंगे, 12 कम 12, बचेंगे कितने 6, कितना हो जाएगा 66, 66 यानी 12 पंजे 60, बचेंगे कितने फिर 6, 6 इसके आगे जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 60। कितना आंसर आ जाएगा पूरा पूरा 155 क्या आ गया हमारा अणुभार निकल कर आ गया। जो चीज हमसे पूछी थी कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, सारे मान लिख के फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन करी, और हमने अपना आंसर प्राप्त करा। इतना सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, और इसको सोल्व करते ही तुम्हारे कितने नंबर पक्के हो जाएंगे भाई 2 नंबर पक्के तुम्हारे हो जाएंगे। हम तीसरे खंड पर चल रहे थे भाई, न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है अगले में घ में कि विलियम संश्लेषण की विधि डाइएथिल ईथर कैसे बनाई जाती। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से हमें क्या बनाना, डाइएथिल ईथर। अब हमें डाइएथिल ईथर का फॉर्मूला याद हो, क्या बना रहे हैं भाई हम, विलियमसन। अभिक्रिया का नाम क्या है, विलियमसन। देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आई हुई कि विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण क्या होता है ये बताओ, और इसमें कौन बनाया जाता है वो भी बताओ। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कोई भी हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन का हमने एग्जाम्पल ले लिया एक कि C2H5Br। क्लियर है बात भाई, डाइएथिल ईथर हमें बनानी है। अब इसकी क्रिया करा देंगे सोडियम एथोक्साइड। अब हमने एथोक्साइड ही क्यों लिया, क्योंकि हमें डाई एथिल ईथर एथिल आता है C2H5 के लिए, तो C2H5 आने चाहिए, तो C2H5 O C2H5 ये हो गया भाई डाई एथिल ईथर। अब बचा क्या, यहां से C2H5, यहां से C2H5, यहां से Na, और यहां से क्या बचा रहेगी अभी Br। सिर्फ इतना लिखिए, 2 नंबर पक्के कर जाओ, कोई नहीं काट सकता। किस तरह से, एथिल ब्रोमाइड किससे क्रिया करता, सोडियम एथोक्साइड से, और क्या बनाता डाइएथिल ईथर। इसका एक प्रारूप लिखे सिंपल सा, तो हेलो एल्केन को प्रदर्शित करते हैं भाई RX से, और यहां पर लिया गया कोई भी एथोक्साइड, एथोक्साइड यानी कि R लिया गया है, और यहां पर ONA इतना लिया गया। अब ईथर का फॉर्मूला होता सामान्य सूत्र ROR, और यहां पर क्या बचेगा Na, और यहां से क्या रह जाएगा अभी X। लेकिन हमसे किसकी टर्म्स में पूछा था, डाइएथिल ईथर की हमसे टर्म्स में पूछा, तो हमने उसी के आधार पर करा। नॉर्मली इसे भी हम लिख सकते हैं अगर सिर्फ हमसे पूछा गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये वाला पूरा खंड सोल्व हुआ, तीसरा 2-2 नंबर के थे। अब हम पढ़ लें तीसरे खंड की तरफ, और तीसरा खंड चौथे खंड की तरफ, और चौथा खंड होता है भाई हमारा 3-3 नंबर का, और इसके अंदर भी कितने प्रश्न है भाई, कितने प्रश्न है, इसके अंदर भी 4 प्रश्न है भाई। चारों को सोल्व करेंगे, पहले ही दिखाई दे रही होगा कि स्टीफन अभिक्रिया, देखो स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन होते, RCHO एल्डिहाइड होते। अब स्टीफन अभिक्रिया में कैसे बनाए जाएंगे भाई, स्टीफन अभिक्रिया में बनाए जाएंगे ये स्टीफन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर स्टीफन अभिक्रिया नहीं आई तो एक अभिक्रिया और अपने माइंड में रखियो, और उस अभिक्रिया का नाम है रोसेनमुंड अभिक्रिया। अगर स्टीफन अभिक्रिया नहीं आती तो रोसेनमुंड अभिक्रिया आएगी। अब स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता, सिर्फ समीकरण लिख रहे हैं, उसके थ्रू तुमको समझाएंगे कि स्टेनस क्लोराइड किससे क्रिया करता है, HCl से क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और यहां पर बनता है SnCl4, और यहां पर निकल जाते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन H2 होती है, और ये नवजात हाइड्रोजन,
और ये क्रिया करेगी एल्किल साइनाइड से। देखो स्टीफन अभिक्रिया का मेन उत्पाद ये तीनों है, एक SnCl2 HCl, एक RCl। क्या कराया इसका अपचयन हम कराते हैं, और जैसे ही दो अणु दे रखे, दो के दो अणु लगाएंगे तो यहां बन जाता है RCH और एक H यहां पर आ जाएगा NH। और ये जो RCH बना है एल्डेमीन, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, जो हमने प्रारंभ में कराई थी HCl से। जब HCl से क्रिया कराओगे तो ये हो जाएगा RCH और योगात्मक अभिक्रिया HCl आके ऐसे ही जुड़ जाएगा। जब ये बन गया RCH तो इसका कराते हैं हम हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, तब जाकर हमारी बनती है एल्डिहाइड यानी कि RCHO, और बचा रह जाता है यहाँ पर भाई NH4Cl। इतनी 4 समीकरण लिखे हो, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, 3 नंबर। अब इसे बैलेंस करने की बात आती तो बैलेंस कर लेंगे, इसका आगे सिर्फ 2 आ जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगी। तो ये थी भाई स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया SnCl2 क्या स्टेरिक क्लोराइड HCl से क्रिया करा, SnCl4 बना और नवजात हाइड्रोजन एल्किल साइनाइड के ले लिया RCl। मान लो हमें एसिटल्डिहाइड बनाना होता, एसिटल्डिहाइड में आता CH3, तो R की स्थान पर हम सब जगह क्या कर देते CH3, तो हमारे यहां बन जाता एसिटल्डिहाइड। उसके कुछ और प्रश्न है इसी खंड में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछा जाता, या फिर इसके आधार पर बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। फिलहाल हमें क्या बताना, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकारक विभव के आधार पर तत्वों को या धातुओं को, उपधातुओं को, अधातुओं को वर्गीकृत किया गया, और वर्गीकृत यानी बांटा गया, और बांटने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इसके प्रमुख लक्षण और 2 उपयोग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। एक तो पता लगा के देती है हमें कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना अपक्षयित हो सकता है, किस पर माइनस चार्ज किस पर प्लस चार्ज है, ये पॉइंट बना के लिखेंगे ये सब चीजें। लक्षण क्या, लक्षण ये है जितनी भी धातुएं ऊपर हैं वो अधिक अपचयित वाली धातु है या अपचयन वाली धातु है, और अपने से नीचे धातुओं को विस्थापित कर देती है। और इसमें जितने भी मान दिए गए हैं वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दिए गए। जैसे हाइड्रोजन का मान कितना 0, जैसे मैं कौन हूं हाइड्रोजन, मेरा मान कितना 0, तुम कौन हो Li या फिर कोई और सीधा सोडियम, तुम्हारा माइनस में मान है। जो तुम्हारा माइनस में मान बताया है वो मुझसे कंपैरिजन की गई तब तुम माइनस में आए हो, या फिर कोई प्लस में तो मुझसे कंपैरिजन की गई कि वो प्लस में है। ये सब इसके हो जाएंगे भी लक्षण। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि आणविक सूत्र C4H11Br। C4H11Br के क्या बनाने भाई, समावयवी हमको बनाने। समावयवता सभी लोगों को पता होगी कि समावयवता किसे कहते हैं भाई, समावयवता बोलते हैं कि यौगिक का आणविक सूत्र तो सेम रहे लेकिन उसकी जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो अलग अलग हो जाए। भौतिक और रासायनिक गुण तब अलग होंगे जब सूत्र अलग होगा यानी यौगिक अलग होगा। तो हमें इस तरह इतने रूप इसके बनाने हैं कि इसमें क्या हो भाई, C4H11 नहीं C5H11 आगा भाई, नहीं वर्क कहने देने का C5H11 या फिर C4H9 होता। C5H11 क्या है भाई Br, C5H11 वैलेंसी गड़बड़ आती तो हम एक तो सिंपल सा नाम बना सकते हैं कि 5C बना लो भाई, 5C बन गई, इस पर क्या जोड़ दो Br, और वैलेंसी पूरा करो CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2। जितना भी कोई भी फॉर्मूला बनाओगे सूत्र बनाओगे उन सभी के IUPAC नाम भी लिखो। किस तरह से कि यहां से गिनती करी 1 2 3 4 5, उस साइड से गिनती करी क्योंकि क्रियात्मक समूह उधर से पास में है भाई। तो क्या नाम आ गया इसका, इसका नाम आ गया भाई 1 ब्रोमो, और 5C पर पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 ब्रोमो पेंटेन। और बना सकते हैं इसके रूप, क्या हमने क्या काम करा कि Br को हटा के दूसरे C पर लगा दिया, कि हमने Br को यहां पर लगा दिया भाई CH3। अब इसका नाम बना सकते हैं कि 2 ब्रोमो पेंटेन, एक बार यहां लगा देंगे 3 ब्रोमो पेंटेन, एक बार CH3 हटा देंगे, यानी स्थान समायोजकता श्रृंखला समायोजकता सब अप्लाई कर देंगे, लेकिन हर बार C5H11Br आना चाहिए। और जितने भी रूप हो वो सब किसके जैसे हो, इसके इसे फॉलो करें, लेकिन सबके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। इसके 8 समावयवी बन सकते हैं, और 8 समावयवी हमको बनाने होंगे, 8 में 6 बनाइए हो, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई।
ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। लास्ट खंड दिया आज के, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। अभिक्रिया सेल हमको बना के दिया भाई। अच्छा, इसको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है और सीबीएसई बोर्ड में ही पूछा जाता, और कोई सा भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सभी के अंदर ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया भाई, सभी के अंदर ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। देखो इसका सॉल्यूशन पूरा कराएंगे और क्या बोला गया, नैनस समीकरण इसमें अप्लाई होती है कि अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया सेल को निरूपित कीजिए। अभिक्रिया हमें लिख के दी है, अब हम ये पता लगाते हैं इसमें कि इसमें कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है, यानी किसमें अपचयन होता है और किसमें ऑक्सीकरण होता। तो Zn से देखो भाई, यहां बना था, ये जो बना है, यहां बना है Zn+2, तो Zn से जब Zn2+2 बना है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और इसका मान भी लिख देंगे चलो यहीं कि 0.01 m। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने क्या काम करे भी, दान करे। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर होता है ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण हो तो ऑक्सीकरण वाले को कहा जाता है भाई एनोड। ये मान हो गया भाई एनोड का। क्लियर बात। दूसरे वाले में बोला गया कि CO2+ है, CO कौन है, कोबाल्ट, और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा। चलो इसका भी मान लिख देते हैं भाई, इसका मान कितना दे रखा, 0.1, क्योंकि हमें OS RS के मान चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे और इसने बना लिया भाई खाली CO। जब CO बना तो इस पर क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उसे बोलते हैं कि अपचयन हुआ है, और जब अपचयन हो तो वो वहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड होता है भाई, कैथोड वाला। तो यहाँ क्या लिख देंगे अभी, कैथोड। ये मान आ गए। फिर हमें क्या चाहिए, हमें ई सेल लिख के दिया। अगर हमें ई सेल नहीं देता तो हम फॉर्मूला लगाते ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे भी निकाल सके थे। अब ये हमने लिखी है अर्ध अभिक्रिया, और अर्ध अभिक्रिया से हम लिखते हैं भी पूर्ण अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन खत्म, क्या बचा यहां से, Zn+CO2+, और मान इसका 0.1 m। यहां से हमें n का मान क्यों चाहिए था, क्योंकि नैनस समीकरण में n की वैल्यू यूज होती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या है भाई, Zn2+, और यहां पर क्या है चलो Zn2+, और जिसका मान कितना दिया हुआ, चलो मान भी इसके साथ ही लिखो, अलग नहीं लिख रहे मैंने, 0.01 m। और यहां पर क्या बचा भाई, CO। ये हमारी आ जाती है पूर्ण अभिक्रिया, ये हमारी अर्ध अभिक्रिया। कैथोड एनोड हमने पता लगा दिए। हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे नैनस समीकरण का, कि नैनस समीकरण होती है भाई ई सेल बराबर, यहां पर आता है भाई ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस फॉर्मूला 0.0591। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने कराया, कैसे फॉर्मूला आता है, कौन सी वैल्यू लगती है और क्या कैलकुलेशन होती, सब हमने सोल्व कराया है। हमारा बैच ले सकते हैं, वहां पर सब कुछ करा रहे हैं डिटेल में। अब हमको ई नोट सेल का मान दिया है भाई, हमको ई नोट सेल का मान कितना दिया, क्या हमको ई नोट सेल दिया 0.48। ये क्या है भाई, ई नोट सेल 0.48। तो यहाँ कितना मान लगाएंगे, 0.48 माइनस 0.0598, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फॉर्मूले में कौन है भाई, log 10। log की कुछ की वैल्यू याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी और अगले चैप्टर में भी। OS का मान देखो, OS जिस पर ऑक्सीकरण हुआ होगा वो OS है, ऑक्सीकरण इस पर हुआ है तो ये OS है, जिस पर अपचयन हुआ वो RS है। तो एक का मान दिया है 0.01, एक का मान दिया 0.1। अब क्या काम करेंगे भाई, 0.48 माइनस 2 से कट कर लो, 0.0, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, ये कट करके आ गया 2 से। और यहां क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसे पावर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट है तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर -2, 1 के बाद पॉइंट है, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। माइनस पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 1 माइनस के 2, घट के कितने बचेंगे, माइनस का 1। तो 0.48 माइनस 0.0, दोनों 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर, log 10 10 की पावर -1। कैसा हुआ, माइनस के ऊपर गई प्लस की हो गई, माइनस के 2 में से प्लस के 1 गए तो माइनस के 1 बचे, और जो लोग में पावर होती है वो आगे आ जाती, बहुत पुरानी बात है ये। तो दोनों 5,
गुणा माइनस का 1। अब यहां से कितना रह जाएगा, log 10 10, और log 10 10 का मान होता है पूरा 1। इसकी माइनस से किससे गुणा करेंगे, गुणा तो यही रहेगी, लेकिन माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा भाई बच्चों प्लस 0.0 दोनों 5, और जब इनको ऐड करोगे तो ऐड होगा आगा 0.51 वोल्ट। यही आपका करेक्ट वाला आंसर है। ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें का एक न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, हाफ अर्ली में भी पूछा जाएगा। इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व करा भी, करेक्ट समझ में आया होगा बिल्कुल, कुछ भी। और इसमें चैप्टर के कम से कम एग्जाम में 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते। हमारा ये तीसरा खंड कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे हम चौथे खंड की, 5वें खंड की तरफ को। और 5वां खंड हमारा कितने नंबर का है भाई, 5वां खंड हमारा रहेगा 4 नंबर वाला। चौथा खंड हमारा 3 नंबर वाला, ये हमारा रहेगा भाई 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला, ये 4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे भाई, 4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे इसके अंदर। चारों को हम सोल्व करेंगे। देखो फ्रेयोन का सूत्र पूछो, उपयोग पूछो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। फ्रेयोन किसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो या मैथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयोन कहलाते हैं। मैथेनो एथेनो फॉर्मूला होता है इनका फ्रेयोन का भाई, CCl2 और F2। और उपयोग भी करते हैं फ्रीज के अंदर, फ्रेयोनी गैस होती है जो चीजों को ठंडा करती है। लेकिन इसका कभी कभी पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो क्वेश्चन पूछा जाता। तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है ये, जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है, और वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा को और बढ़ा देती है। CO2 की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो इसके नुकसान बहुत सारे हैं भाई। तो फ्रेयोन का फॉर्मूला CClF2। फिर पूछा सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालक तत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के सेल को कैसे शो करते हैं भाई, देखो विशिष्ट प्रतिरोध, सेल का विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध होता है भाई रो, और ये बराबर होता है RA/L। ठीक, ये तो फॉर्मूला। अब विशिष्ट प्रतिरोध आता कहां से, चालक का प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है। देखो किस तरह से, एक तो फॉर्मूला ये आ गया हम करने, चालक का प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करेगा, एक लंबाई के अनुक्रमानुपाती और एक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2। यहां हम क्या करते थे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण जब 1 व 2 से करोगे तो R समानुपाती L/A। जब भी समानुपाती का नियतांक चिन्ह हटाते कोई ना कोई नियतांक आता, नियतांक क्या है यहाँ पर रो, तो L/A, या फिर हमने क्या काम करा, रो इधर लिया, फॉर्मूला बन गया RO/L। ये फॉर्मूला बन गया भाई। इसी से इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा क्या पूछा गया इसमें, चालक तत्व। चालक तत्व किसको शो करते हैं, चालक तत्व जी से, और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध कौन है हमारा R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक तत्व कहते हैं। एक लाइन लिख दियो, दोनों 2 नंबर के, यानी 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर भाई न्यूमेरिकल पूछा गया, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, लगाएंगे इसे। किसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में 72 मिनट लगते हैं। चलो इसको पूरा सोल्व कराएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एक ना एक न्यूमेरिकल पूछा जाना है भाई। इसे हम सबको अलग से ही बना के लेकर आए आपके लिए कि अलग से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करा सकते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो कोई अभिक्रिया 75% पूरी हो गई और उसने समय कितना लिया, 75% पूरे होने में लिया उन्हें 72 मिनट। हमसे पूछा उसका अर्धायुकालीन टी हाफ का मान निकालो। अच्छा, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा होती है भाई 100, प्रारंभिक सांद्रता 100 होती, और अंतिम सांद्रता जो समय के पश्चात बदल जाती है। यानी कितने परसेंट पूरी हो गई है वो, 75% पूरी हो गई। बचा कितना इसमें, इसमें बचा भी 25, और समय टी कितना है भाई, समय टी है भाई 72 मिनट समय टी का मान है। हम पहले निकालेंगे वेग स्थिरांक के का मान। वेग स्थिरांक के निकालने के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हमें पता होना चाहिए कि 2.303 अपॉन क्या आता है यहाँ पर टी, और यहाँ पर भाई log 10, और यहाँ पर A/A माइनस x आता है। इतनी सब वैल्यू टी हमारे पास है, सारे मान हमारे पास है। 2.303 72 ऐसे ही, और यहाँ पर भाई log 10 और a का मान कितना 100, इसका मान कितना बचा 25, 25 चौका 100। क्लियर बात। अब क्या काम करेंगे हम, k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के कितने मिनट दे रखा था अभी, कितने मिनट दे रखा है ये 72 मिनट, और ये हमारा क्या बचा log
10, 4 बचा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2। अब जो लोग में बच्चों पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 2.303 लोग 10, और लोग 10 2 का मान रख देंगे 0.3010 बटे में कितना 72, 72 से 1 काट ली 36 बार, और इन दो की मल्टीप्लाई आएगी बहुत बार करीब ही होगी कि 0.693 बचे कितना है 36। ये हमारा के का मान आ गया। हमसे क्या पूछा, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल के लिए फॉर्मूला आता है के बराबर 0.693 अपॉन के टी हाफ, ये हमसे पूछा। टी हाफ इधर ले आएंगे, के का कौन सा मान लगाएंगे, जो हमारा ये निकल के आया 0.693, नीचे के का मान लगा दोगे तो 0.693, के का मान है भाई 0.693, और नीचे कितना है तो 6.3 से 6.93 कट जाएगा, 6.93 से 6.93 कट जाएगा, बचेगा कितना, हमारा आंसर कितना रह जाएगा, आंसर रह जाएगा अर्धायु काल रह जाएगा 2 कितना दे रखा था 36 मिनट, 36 मिनट दिया था अर्धायु काल, कितना रह जाएगा भाई हमारा ये 36 मिनट, तो 36 मिनट लिख देंगे। चलो ऐसा काट के ऐसे लिख देते हैं, कितना आया भाई हमारा ये 36 मिनट। देखो कैसा आया था, के का मान ये लगा दिया, तो टी हाफ इधर लिया क्योंकि हमें टी हाफ निकालना, और के नीचे लिया है, के का मान कितना दे रखा 0.693, ये 0 है 0.693, और बटे कितना 36, 6.93, 6.93 कट गया, बचा कितना रह गया भाई, हमारा बचा रह गया यहाँ पर ये 36 मिनट। क्या निकल का आया भाई, अर्ध आयु काल। कितने नंबर का न्यूमेरिकल था ये, 4 नंबर का, बस इतना सा काम कर दीजिए 4 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई, इतने से काम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारा कौन सा खंड पूरा हुआ भाई, 5वां खंड पूरा हुआ। अब हमारे 2 खंड बचे, अब हमारे 2 खंड बचे हुए हैं, एक तो भाई बचा हमारा छठा खंड, एक हमारा बचा है 7वां खंड। देख लेते कि कितने खंड हमारे हो गए सोल्व। अच्छा, इसका एक चीज और रही है, कोलराउस के नियम। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा गया भाई कोलराउस का नियम। तो कोलराउस ने एक बात हमें ये बड़ी सिंपल सी बताई थी कि किसी विलयन की मोलर चालकता है या फिर आयनिक चालकता है या तुल्यांकी चालकता है, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। किस तरह से कोलराउस ने हमसे बोला कि कोई अभिक्रिया है भाई बड़ी सिंपल सी, कि HCl कोई रिएक्शन हो रही और HCl H प्लस बना रहा है और Cl माइनस बना रहा है। अब कोलराउस ने बात बोली कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता, इन्फिनिटिव लगा दिया, और HCl के लिए लिख रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया, किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई, ये बराबर होती है कि धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं का योग होती है। ये कोलराउस ने बात बताई। इसके अनुप्रयोग बहुत सारे थे कि हम किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान या फिर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। ये सब कोलराउस के क्या थे भाई, अनुप्रयोग थे। अब उसके बाद कोलराउस ने कुछ और बातें बताई भी हमें कि ये हमारा कौन सा खंड कंप्लीट हुआ भाई, 5वां। अब हम आएंगे छठे खंड पर। छठा खंड हमारा कौन सा होगा भाई, दीर्घ का। और दीर्घ हमसे पूछे जाते हैं भाई 5 नंबर के, कितने के होंगे 5, 2 पूछे जाएंगे, अथवा लगा हुआ आएगा, 1 करना होगा। टोटल कितने आएंगे, छठे में 2 होंगे, छठे के 2 करने, 7वें के 2 करने, और आएंगे छठे में भी 4, 7वें में 4। ये तरीका तक बताऊंगा मैं। फिर इस बात को आप लोगों से बोलता हूं कि कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता कि जैसे छठे के दोनों याद है लेकिन 7वें के दोनों ही खंड याद ना है, तो ये तक तरीका मैं बताऊंगा कि जब तुम्हें किसी खंड के दोनों याद हो और किसी का एक भी याद नहीं हो, तब तुम्हें क्या चीज अप्लाई करनी, कौन सी ट्रिक लगानी है ताकि तुम्हारे नंबर नहीं कटे। हर साल कॉपी चेक करता हूं, यूपी बोर्ड एग्जाम के सब तरीके बता दूंगा कि कैसे कैसे हो सकता है और कैसे कैसे टॉपर बनोगे, पास हो गए, अच्छे नंबर आएंगे, 90 प्लस नंबर आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी बता देते कि वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भाई व्यंजक है। उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण क्या हो सकता है इसका, चलो यही लिख देते हैं उदाहरण, CH3 COO C2H5, ये केवल प्लस H2O। इधर क्या बन जाएगा कि CH3 COOH प्लस
C2H5OH। तो ये जो अभी उत्पाद बनना है, इनका बनना डिपेंड सिर्फ इस पर करता, ना कि जल पे। तो सिर्फ अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती, इसकी पावर 1 होगी, इस पर डिपेंड कर रहा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। हमसे क्या पूछा, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस लगाते कि कोई अभिकारक ए है भाई, जिससे कोई उत्पाद बनता। अब प्रारंभ में क्या होता, प्रारंभ में इसका मान ए और सांद्रता x होती, लेकिन जैसे ही समय कुछ आगे को बढ़ता है तो ये कितना हो जाता, समय जब आगे बढ़ता तो सांद्रता इसकी हो जाती है a माइनस एक्स। फिर लगाते हैं हम अभिक्रिया वेग नियम से। अभिक्रिया का वेग नियम का तरीका क्या होता है भाई, dx अपॉन dt, समानुपाती जो भी अभिकारक दिया गया है भाई। अभिकारक कौन है, कैपिटल है, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता तो कोई ना कोई नियतांक आता, नियतांक क्या आ गया के। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका मान 0, 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले 1, किसी की पावर अगर 1 हो तो उसका मान भी 1 होता है, यानी इसे नहीं लिखेंगे हम। तो अभिक्रिया क्या बनकर आ जाएगी कि dx बराबर dt इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा k dt, और समीकरण 1 इसको कर देंगे। अब यहां पर क्या बात लिखेंगे भाई, यहां पर हम बात 1 लिखेंगे कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब लेकिन जो मैथ वाले हैं उनसे समाकलन आता है, लेकिन जिन्होंने बायो ले रखी उनसे समाकलन नहीं आता। तो तुमको भाई एक ही काम कर लियो, बस जो भी समाकलन है उसे रट लियो, बस इतने कर सकते हो। मैथ तो पढ़ा ना तुमने, मैथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन क्या निकल कर आ गया भाई इसका समाकलन लॉग की फॉर्म में रहेगा कि माइनस के लॉग ई ए माइनस एक्स, और के एक स्थिरांक है, इसका समाकलन होगा नहीं, तो के टी ऐसे ही, और प्लस क्या है भाई सी। सी क्या होगा, समाकलन स्थिरांक। यदि क्या हो रहा हो भाई, यदि स्टार्टिंग में एक्स भी 0 हो और टी भी समय भी कितना हो 0 हो, तो दोनों मान इस समीकरण में लगा दो भाई, इसको भी समीकरण 2 कर दियो क्योंकि इसका यूज आएगा। तो log ई ए एक्स का मान 0 बराबर टी का मान भी 0 प्लस के सी, यानी यहां से क्या रह गया माइनस के log ई ए, यानी सी का मान आ गया माइनस के log ई ए। अब क्या लिखेंगे, सी का मान रख देना, सी का मान रख दो, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारी क्या बन गई थी, ये जो समीकरण थी हमारी क्या थी भी, समीकरण के माइनस के log ई ए माइनस एक्स और उधर के टी प्लस सी। तो जब सी का मान लगा हो तो ये तो इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा कि माइनस के log और ए माइनस एक्स, और के टी भी ऐसे ही रहेगा, और प्लस का वहां पे है, और ये कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस log ई क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ए। अब इसे केटी को एच आई ऐसे लिख दो और ये फॉर्मूला बन जाएगा। इधर जाकर कैसा हो जाएगा ये प्लस का, जब उठा के इसके आगे को यहां पे रखोगे तो ये प्लस का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि log ई ए माइनस log ई और a माइनस एक्स। यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई log का, log m अपॉन n होता है log m माइनस n। अगर हमें m माइनस n दिया है तो ये हो सकता है log m अपॉन n। चलो अगले पेज पे देखते हैं, तो कुछ फॉर्मूले रहते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है log m माइनस log n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन m। यही चीज इस पर अप्लाई करेंगे भाई, देखो m माइनस n होगा, m की जगह ये है, n की जगह ये है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि kt बराबर log, यहां पर e चल रही है a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब k क्या काम करेंगे, इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा, और यहां पर भाई log a अपॉन a माइनस एक्स। अब हम क्योंकि हम सब जितने भी पूछे गए न्यूमेरिकल सब log 10 की फॉर्म में पूछे गए, तो याद रखेंगे log e बराबर होता है 2.303, और यहां पर आ जाएगा अब log 10। जब log e को log 10 की फॉर्म में चेंज करोगे तो ये वैल्यू आ गई, फॉर्मूला बनकर आगा भाई, फॉर्मूला बनकर आगा कि 2.303 अपॉन के t, और यहां पर भाई log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का
व्यंजक है। कितने नंबर में प्रश्न था भाई ये? 5 नंबर में। तो 5 नंबर यहां से पक्के कर ले जाओगे कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बताई, एग्जाम्पल दे दिया और ये व्यंजक करके दिखा दिया। 5 नंबर पूरे पक्के, कोई काट नहीं सकता एक भी नंबर। अगला अथवा वाला क्या दे रखा भाई? कोई एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए है। अच्छा, इसमें का एक प्रश्न हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो इसे अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि इसमें एबीसीडी लिख के दे दी हमें। अब हमें इसमें यह सब बताना है। देखो ये देखो कि कोई अभिकारक कौन है भाई? कैपिटल है। क्या हो रहा है भाई? इसका अपचयन। देखो अपचयन हमेशा होता है H के साथ, और किसका हुआ है भाई? इस A का। अरे क्या बनाता है? ये बना रहा है भाई कोई B बनाता। अब पहले हमें ये पता लगाना A और B क्या होते, लेकिन हमें पता कहां से लग रहा? जो भी बना है यहाँ पे वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथेनॉल बनाता। तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH कौन क्रिया करेगा अभी? नाइट्रस अम्ल से। कौन? जो प्राप्त बी हुआ। और हमेशा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं एमीन। अब एथिल अल्कोहल बना तो एथिल एमीन ही होगा, और यहां पर एथिल एमीन बनेगा। तो एथिल एमीन बनाने के लिए C2H5NO2, ये तो हो गया भाई ए। अब इसने क्या बनाया? बी। तो बी क्या बन गया भाई? C2H5NH2, ये भी आ गया हमारे पास। उपस्थिति अपचयन के लिए टिन और HCl की होती है इसमें। अब इन्होंने बोला बी क्रिया करके क्या बनाता? एल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल ये बन के आ गया। क्या बन के आया भाई? ये एथेनॉल। देखो ये बी बन के आ गया। उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली कि यौगिक बी जो है, ये जो यौगिक बी है, एक समीकरण और दे रहा है भाई। यौगिक क्या था हमारा? ये बी जो है C2H5NH2, जो इन्होंने बोला है बी है, वो दो चीजों क्रिया और करता है। एक तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3। एक क्या बोला अभी? कास्टिक पोटास यानी कि KOH, इनसे क्रिया करता। अब क्या बनाता? एक दुर्गंध यानी बैड स्मेल का कोई यौगिक सी बनाता। तो यहां पर ये कहलाती है भाई, ये जो समीकरण है इतनी लिखा होगी, ये कहलागी कार्बिल एमिन अभिक्रिया, जिसमें बनेगा भाई C2H5NC, जिसे हम बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, प्लस क्या क्या बचेगा भाई? KCl प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, संतुलित। ये क्या है अभी? 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 समीकरण बतानी थी। 5 नंबर पक्के कि यौगिक ए अपचयन पर बी देता, बी बन गया, अपचयन के लिए H लगा दिया, संतुलित कर लेंगे इन्हें। संतुलित करोगे तो यहाँ क्या आगा भाई? क्योंकि उधर O है, H2O आगा, सीधी सीधी सी बात है। O 2 दे रखे तो इसका आगे 2 आगा। H कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 6, तो H की 6 करने के लिए इसका आगे कितना लगा दोगे? 6। बी बन गया। अब ये जो बी बना है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथेनॉल बनाता है, और बी दो चीजों से क्रिया होकर क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा से क्या बना रहे? दुर्गंध वाला यौगिक क्या बनाता है यहाँ पर? ये सी, जिसे हम एथिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं ना। अलग अलग डिटेल में लिखेंगे कि हमारा क्या आया था भाई, कि ए बराबर हमारा ये आया, बी बराबर हमारा ये आया, और सी बराबर हमारा ये आया, और सभी के नाम भी लिखेंगे। तो 5 नंबर के छठे खंड पूरा कंप्लीट हुआ भाई। अब छठे खंड के बाद छठे का कै खंड कंप्लीट हुआ हमारा, कै। अब हमें छठे का खे भी करना होगा भाई, छठे का खे। अब छठे का खे करने के लिए वो भी 5 नंबर का होगा भाई हमारा छठे का खे। देखो भाई छठे का खे क्या कहता कि प्रयोगशाला में किलो एसीटोन बनाने की विधि। तो एसीटोन प्रयोगशाला में किससे बनती है? कैल्शियम एसीटेट से। किस, चलो अलग कलर से लिखते ताकि तुम्हें अच्छे से नजर आए। अलग कलर लिया तो किससे बनती? कैल्शियम एसीटेट से, CH3COO का होल ट्वाइस। और जब इसका हम क्या कराते? आसवन कराते हैं, वो भी शुष्क वाला, तब हमारी एसीटोन बनकर आती है कि CH3COCH3, और प्लस क्या बच जाएगा इसमें? COCO3। ये प्रयोगशाला विधि हो गई। इसकी थ्योरी भी लिखेंगे विद डायग्राम, इसका डायग्राम भी बनाया जाता। और रासायनिक समीकरण बतानी और इसके प्रमुख उपयोग, और रासायनिक समीकरण प्रयोगशाला विधि की देनी, और रासायनिक गुण भी बताने। तो एसीटोन के बहुत सारे रासायनिक गुण। अभी एसीटोन किस किस से क्रिया करता? एसीटोन बहुत चीजों से क्रिया करता, कि ये हाइड्रोजन साइनाइड से भी क्रिया करता, और क्या बना लेता? कि CH3, और यहाँ पर भाई CO। और ये सीधा सीधा ऐसे आगे लग जाता। इसे एक सिंपल तरीके में और लिख सकते हैं। देखो सिंपल तरीके में अगर हमें इसकी क्रियाएं देनी, तो मैं तुम्हें क्लोरो एसीटोन के रासायनिक गुणों की क्रिया बताता हूं।
एसीटोन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH3CO है। अब हमने इसका एक रासायनिक गुण दिया, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम हमें 3 या 4 रासायनिक गुण देने होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर C O के साथ H, और यहाँ O के साथ क्या आ गया, यहाँ से H, और CN इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भी CN। एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर साइनोहाइड्रिन एसीटोन बनता है। और भी रासायनिक गुण है इसके बहुत सारे, कि क्रिया किससे करा दो, क्रिया करा दो हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH से भी क्रिया कर सकता। अब NH2OH हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, और इक्वेशन को पता इजी करने के लिए हम कैसे लिख देते हैं NH2OH को, हम लिख देंगे इस तरह से कि H2N और OH, यहां से क्या निकल जाएगा भाई H2O। बाकी इक्वेशन सिंपल सी, याद भी नहीं करनी और काम भी हो जाए, मेहनत भी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन नंबर भी पूरे मिल जाएंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इनकी 3 होती है, O की 2 होती है। तो इस तरह से और ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले लोगे NH2 ले लेना, NH2 होता है भाई हाइड्रोजन, तो फिर क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से इसके साथ ये H2 बाकी जुड़ जाएगा, फिर क्या ले लेना, एक ले लेना हाइड्रोक्सिल फेनिल हाइड्रोजन, एक ये हो जाएगा। 4 रासायनिक गुण होगा, बहुत है, और समीकरण सबकी लिख दियो, 5 नंबर तुम्हारे पक्के। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ भाई ख वाला। इसके अथवा में देखते हैं कि इसके अथवा में कौन सा प्रश्न दिया भाई, इसके अथवा में समीकरण दिए हैं भाई। क्या बताना हमें समीकरणों में कि ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने कि कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है जबकि, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो हमें ये 5 समीकरण दी गई, इनको हम सोल्व करेंगे बड़े अच्छे से। देखो भाई अब क्या होता है जबकि का मतलब ये होता है कि दो चीजें हमसे बता दी, ये आपस में क्रिया करती हैं। देखो इन्हें यहाँ पर इतना स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इसे नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज पर करेंगे। और अगले पेज पर हमने लिखी अलग से, ताकि बार बार पिछले पेज पर को नहीं जाना पड़े, हमें भी और तुम्हें भी दिक्कत नहीं आए समझने में। पहला समीकरण क्या है भाई, पहली समीकरण बोली है कि ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। तो ब्यूटीन किसे बोलेंगे, 4C बना लोगे, और ब्यूटीन के लिए डबल बॉन्ड पहले पर लगाओगे, तो H कितने आएंगे भी 3H, यहाँ पे 2H, यहाँ पर सिर्फ H, और यहाँ पर भी 2H। इससे क्या बनाना 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे उसका पता हमें लगाना। पहले तो हमें इसे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो हम इसकी क्रिया किससे कराएं कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाए। तो बड़ा सिंपल सा एक कंपाउंड है, किससे करा दो, HBr से करा दो। H आके वैलेंसी पूरी कर देगा, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देगा, और Br आके लग जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी CH3 कि CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भाई Br। ये क्या था हमारा 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन 1, ये क्या बना हमारा ब्रोमो ब्यूटेन या फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन, जो हमें लिख के दिया था। पहली समीकरण ही 1 नंबर यहाँ पक्का तुम्हारा, कट नहीं सकता। सिर्फ समीकरण बतानी, थ्योरी नहीं लिखनी, यहाँ पर लिख के देगा केवल समीकरण लिखे, थ्योरी से कोई मतलब नहीं उसे। दूसरा मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल बोलते हैं भाई CH3 को, और ब्रोमाइड के लिए क्या आता साइनाइड। तो क्या बनाएगा इसमें, क्या पूछा इन्होंने, क्या बनाना पूछा कि मेथिल साइनाइड, तो CH3CN। अब हमें केवल ये सोचना है यहाँ पर क्या आ सकता, अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, CN Br हट के CN लगना, तो क्या काम करा दो KCN से क्रिया करा दो, CN जाके लग जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से K और वहां से Br प्लस क्या लिख दोगे इसको KBr, खत्म कहानी, 2 नंबर पक्के। तीसरा क्या बोला अभी, तीसरा इन्होंने बोला है कि एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्लोराइड कौन होगा, एथिल C2H5, क्लोराइड के लिए में Cl, और एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पर क्या काम करना है भाई, हमें क्या हटाना है यहाँ से Cl, किससे क्रिया करा सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, चाहे तो OH यहाँ में चाहिए तो किससे करा दो भाई NaOH से। और याद रखेंगे जब सिंपली ग्रुप हटके ये लगा, डबल बॉन्ड नहीं बना, तब वो जलीय होगा, जलीय NaOH। तो C2H5OH हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा अभी NaCl। 3 नंबर पक्के हुए। तो चौथा नंबर यही लिख दे, क्या समीकरण थी, मैथिल आयोडाइड से एथेन। तो मैथिल किसे बोलेंगे भाई CH3 को, और क्या बनाना है इससे हमें एथेन। एथेन क्या होता है भाई C2H6 एथेन।
अब यहां पर हम किससे क्रिया कराएं, तो एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बूटाज अभिक्रिया, जिसमें हेलो एल्केन सोडियम से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ये समीकरण आ जाएगी। मेथिल आयोडाइड से क्या बनेगा, एथेन। समीकरण संतुलित करोगे तो इसके आगे 2 लगाओगे, इसके आगे 2 आगा तो इसके आगे भी 2 आगा और इसके आगे भी 2 होगा। इस तरह समीकरण संतुलित हो सकती है। चौथे में बोला भाई इन्होंने प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। प्रोपीन कौन होगा, जिसके अंदर कितने सी आए भाई, 3 सी आए और इनके डबल बॉन्ड आए तो यहाँ CH2 और यहाँ पर CH। अब इससे बोला इन्होंने एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड यानी कि HCl लगाना है, तो क्रिया किससे करा दो भाई, सिंपली Cl2 से। यहाँ क्या हो जाएगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहने देंगे ऐसे भी CH और यहाँ पर भी Cl। क्लियर है बात बिल्कुल। प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर निकल जाएगा HCl। ये क्या बन जाएगा, एलिल क्लोराइड। 5 नंबर पक्के, सिर्फ 5 लाइंस के 5 नंबर पक्के। कभी कभी बूंद बूंद से घड़ा भरता, कभी कभी पूरी बरसात बहुत भारी पड़े और पूरा घड़ा एक साथ भर जाता। दीर्घ वही क्वेश्चन होते कि सारे का घड़ा 20 के 20 नंबर का एक साथ भर गया। कहा हम एक एक नंबर से भर रहे थे, तो एक एक नंबर से भी घड़ा भरेगा भाई और 5-5 नंबर से भी घड़ा भरेगा और घड़ा भर के ही हमें नंबर देगा 70 में से 65 प्लस केमिस्ट्री में, या फिर हमारी 90 प्लस परसेंटेज बनाएगा। आइए एक खंड और हमारा बचा है, इसे भी सोल्व करेंगे और पूरा पेपर सॉल्यूशन यहां पर मैंने करा दिया। एक बार तुम खुद लोग अपने आप से करोगे और वीडियो को चाहे एक बार देखना पड़े 2 बार देखना पड़े, बार बार वीडियो को देखियो और सवाल को सोल्व करियो भाई। ठीक है। 7वें के कै में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं भाई RCH2OH को। ये होंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इनके बनाने की विधियां लिखनी और एथिल एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया क्या होती है वो बतानी। बड़ी सिंपल चीजें बता सकते हैं आराम से, इसमें इतना ज्यादा खास कुछ नहीं है। उसके बाद इसके ख में क्या दिया हुआ, इनके IUPAC नेम दिए भाई। IUPAC नेम इंपोर्टेंट होते हैं, किस तरह से IUPAC नेम लिख सकते हैं। इनमें हमें बॉन्डिंग नहीं दी गई है, हम बॉन्डिंग अपने पास से करेंगे। कि हमें दिया CH3 का होल ट्वाइस, देखो ये दिया CH3 का होल ट्वाइस CH, तो पहले ये वाला CH बनाना भाई और इस पर होल ट्वाइस लगा हुआ यानी कि इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं और ऊपर क्या लगा हुआ भाई। अच्छा, जिनसे IUPAC नहीं आती है वो कमेंट्स करना, बताना कि उन्हें IUPAC सीखनी है, तो एक लेक्चर बहुत बढ़िया वाला टॉप क्लास का IUPAC के लिए लेके आएंगे। तो CH बनाया भाई ये वाला, अगला CH बनाएंगे, फिर ये CH बनाया, इस पे भी क्या दे रखा Cl, तो ऊपर या नीचे क्या लगा देंगे भी Cl, आगे क्या दिया है भाई CH3। इसका अब नाम बनाएंगे, नाम क्या आ जाएगा, देखो नाम क्या आएगा ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करते हैं IUPAC के लिए। इधर से ग्रुप पास में हो तो इधर से पास में, इधर से भी दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, लेकिन क्लोरो लिखा जाता है C से, इस वजह से उधर से चलेंगे हम। मेथिल आता है M से, 1 2 3 4, क्या नाम आएगा भाई इसका, 2 पे कौन है भाई 2, तो क्लोरो आ जाएगा और 3 पे कौन है बच्चों, 3 पे CH3 तो 3 मेथिल आ जाएगा। और कितने सी है, 4 सी है, 4 सी को बोलते हैं भाई ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन। सिर्फ एक नंबर का एक है, इसे लिखते ही 1 नंबर पक्का हो गया ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब दूसरा बनाएंगे भाई, चलो यहां देख लो दूसरे को कैसे हमें दूसरा बनाना है, जाएगा इसी पेज पे देख लेंगे सब। देखो ये क्या दिया हुआ है, CH3 दिया है, CH3 लिख दोगे, आगे क्या दिया हुआ है भाई CH2 लिख दोगे, या वाला CH3 वाला CH2, फिर अगला क्या दिया हुआ है भाई CH, CH के ऊपर या नीचे क्या लगा दोगे ब्रैकेट में CH3, फिर क्या दिया हुआ है भाई CH, ऊपर या नीचे क्या लगा देंगे भाई C2H5, आगे क्या दिया हुआ है भाई Cl। सबसे बड़ा नियम IUPAC का ये है कि जिधर से ज्यादा सी हो उधर से काउंटिंग करो और जिधर से समूह पास में हो उधर से काउंटिंग करो। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, 2 तो सी इसमें ही है तो 2 तो सी इसमें हो गए, 2 3 4 5 और ये 6, देखो 2 है C2H5 है ये। क्या नाम आ सकता है इसका, देखो दूसरे पे Cl जोड़ा हुआ तो क्या नाम लिखोगे, चलो अलग कलर से देखो ताकि तुम्हें अच्छे से चमके भाई। तो क्या नाम आएगा भाई कि 2 क्लोरो, दूसरे वाले पे Cl था और चौथे वाले पे CH3, 4 मेथिल। कितने सी है अभी, 6 सी है, 6 पर होता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन। जिनसे IUPAC नहीं आती वो हमें बताना, पूरी परफेक्ट वाली IUPAC आएंगे सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। ऐसे
9th क्लास से लेके 11th क्लास 12th क्लास बीएससी एमएससी जब तक भी केमिस्ट्री पढ़ोगे आईयूपीएससी नहीं भूलने के, ऐसा तरीका बताएंगे भाई। तीसरा नाम हम बनाएंगे, चलो ये बना लेते हैं तीसरे को, क्या दिया हुआ भाई CH3, फिर आगे कौन है भाई CH2, आगे क्या दिया हुआ भाई C, और इस पे CH3 का देखो ये होल ट्वाइस दिया, यानी कि 2 CH3, तो एक CH3 ऊपर लगा दो, एक CH3 नीचे लगा दो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, देखो सब जगह 4 ही रहेगी। आगे क्या दिया हुआ भाई CH2, और यहाँ पर भाई I, काउंटिंग कर दो, इधर से ज्यादा ऐसे ही हो, इस साइड से करेंगे क्यों, I भी पास में 1 2 3 4 5, काउंटिंग यहाँ से कर दी हमने, और इसका नाम बता देंगे, नाम क्या आएगा, इसका पहले पे I है तो क्या लिखोगे भाई 1 आयोडो, 2 पे 2 बार मैथिल, तो 2,2 और 2 बार के लिए क्या बोलते हैं भाई डाई, और CH3 के लिए मैथिल, तो डाई मैथिल। कितने सी है काउंटिंग में, कितने सी है 4, 4 पर क्या होता है भाई सभी को पता होने, 4C को ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन। 3 हो गए भाई, चौथा यहाँ पर देख लो, चौथा के नाम क्या आएगा, देखो भाई क्या बोला इन्होंने कि CH3 का होल थ्राइस C, तो पहले याला C बनाना, आप याला C बनाओगे, इस पर क्या लगा हुआ देखो CH3 का होल थ्राइस, यानी कि 3 CH3, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 ऊपर लगा दिया, और एक CH3 नीचे लगा दिया। उसके आगे बढ़ोगे, क्या दिया हुआ CH2 बना दो, पहला हमें फॉर्मूले बनाने बॉन्ड के थ्रू, तभी आईयूपीएसी नाम बता पाओगे। उसके आगे क्या दिया हुआ भाई, हमें दिया हुआ CH, और CH पर क्या लगा हुआ भाई Br, उसके आगे हमें क्या दिया हुआ भाई C6H5। अब ये गिनती में मत ले लेना, कभी 6 से ये हो गई, 7 8 9 10 कर लो, ये इसका अलग से बताएंगे, ये है एक फेनिल ग्रुप जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं। काउंटिंग करेंगे अभी, काउंटिंग किधर से कर सकते हैं, ये तो काउंटिंग से बाहर ही है, तो 1 2 3 4, पहले किसका नाम आएगा भाई, पहला नाम आएगा 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, और 1 पर कोई जुड़ा हुआ CCH5, तो CCH5 को क्या बोल देंगे भाई 1 फेनिल, 1 ब्रोमो हो गया, 1 फेनिल हो गया। अब तीसरे नंबर पे 2 CH3, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो 3,3 2 बार आवे तो डाई, और CH3 के लिए क्या कहते हैं भाई मैथिल, डाई मैथिल। कितने सी काउंटिंग में 4, 4 पर क्या बोलते हैं भाई, 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एंड खत्म। 4 नंबर पक्के। एक लास्ट आईयूपीएसी उसे ही बनाएंगे भाई, क्या बोला इन्होंने कि CH3 CH, देखो सिंपल सी, यहाँ देख लेंगे इसको कि इन्होंने बोला है, चलो इसी कलर से देख लो कि CH3, आगे अगला कौन है भाई फिर CH है, इस पर CH3, और फिर आगे कौन लगा हुआ CH, और इस पर कौन है भाई Br, और इस पर CH3, काउंटिंग कर लेंगे कि 1 2 3 4। दूसरे पर क्या लिखा भाई 2 ब्रोमो लिखोगे बच्चों कि 2 ब्रोमो है, और 3 कौन है भाई 3 मिथाइल है, और कितने सी काउंटिंग में 4, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूट, 4C के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए 5 नंबर की 5 आईयूपीएसी लिखा है, 5 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के। आगे देखते हैं कुछ और। 7वें का क्या था भाई हमारा, ये 7वें का खा था हमारा, 7वें का खा, इसका एक अथवा वाला क्वेश्चन और होगा भाई, एक अथवा वाला। चलो यही कंप्लीट पेपर है। कितने नंबर का पेपर हमने सोल्व किया भाई 70 नंबर का, देखो सारा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, कैसे कैसे सोल्व किया, सारा पूरा पेपर सोल्व करा। इस पेपर को तैयार करके लेके जाइयो, 1 नंबर भी तुम्हारा एग्जाम में नहीं कटेगा। तैयारी अच्छे से करिए, आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।